आप सबको नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के इससे पहले 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने मुख्यतः कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लिया है। आज लेक्चर 4 है। इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए लेक्चर 2 अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें कूलाम का नियम और उसके सदिश रूप है, उसी से संबंधित उससे संबंधित ही आज का लेक्चर रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, यदि हमें किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बात करनी है, 2 बिंदु आवेश हैं ये, और इनके मध्य यदि हमें लगने वाले विद्युत बल की बात करनी है, तो इसके लिए कूलाम का नियम पर्याप्त है। कूलाम के नियम से हम ये काम कर सकते हैं। और यदि हमारे पास 2 बिंदु आवेशों की बजाय बहुल आवेश, मतलब 2 से ज्यादा, जैसे कि ये Q1 है, ये Q2 है एंड ये Q3 है, और इनके कारण किसी निश्चित आवेश पर हमें बल की बात करनी है, तो हम लोग इन पर अगर हमें एक निश्चित आवेश पर विद्युत बल की बात करनी है, तो हम लोग कूलाम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के सिद्धांत को काम में ले सकते हैं, और इन दोनों की सहायता से हम लोग विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि आवेश एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही कैसे ये बल आरोपित करते हैं, इसे समझने की कोशिश करें, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की। ये विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है, ये हमें समझाती है कि कैसे ये बिना संपर्क में आए बल आरोपित करते हैं। तो अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है कि किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो जाता है, ऐसा एरिया निर्मित हो जाता है कि वहां किसी अन्य आवेश को रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करेगा, और वो एरिया जो है, वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल अनुभव करे, विद्युत बल अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम लोग जो विद्युत क्षेत्र है उसका आंकिक मान याद करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र अधिक है और किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र कम है, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्राप्त होती है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तीव्रता की डेफिनेशन कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि हम लोग एकांक धन परीक्षण आवेश, ध्यान से सुनिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक और धन और परीक्षण और आवेश को हम रख देते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को रखें, और इसके द्वारा जो विद्युत बल अनुभव किया जाएगा, विद्युत बल अनुभव किया जाएगा, और ये विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की उस स्थान पर तीव्रता कहलाएगी। दोबारा सुनिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आप अगर तीव्रता ज्ञात करने के इच्छुक हैं, तो उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को रखिए, और एकांक धन परीक्षण आवेश जो भी विद्युत बल अनुभव करेगा, वो विद्युत बल उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। इसे थोड़ा और समझते हैं।
कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश का क्या मतलब है। परीक्षण आवेश की विशेषताएं हैं कि यह अति अल्प आवेश है, आवेश की वैल्यू बहुत कम है, अति अल्प आवेश है, इतना अल्प है कि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। और दूसरी बात यह पहले से मौजूद विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं करता, कोई बदलाव नहीं करता। मतलब इसका खुद का विद्युत क्षेत्र इतना कम है कि पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बदलाव ही नहीं करता। तो ये इस परीक्षण आवेश की विशेषताएं हो गई है। और एकांक इसकी वैल्यू हो गई, और धन पॉजिटिव आवेश है, और परीक्षण आवेश बहुत ही अल्प, ताकि कम से कम बल को भी अनुभव कर सके। तो अब हम गणितीय सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर Q नॉट परीक्षण आवेश स्थित है। देखिए, हमने माना है कि यह परीक्षण आवेश है, लेकिन ये वैल्यू Q नॉट रखता है, अर्थात इसकी वैल्यू एकांक नहीं है। Q नॉट वैल्यू का कोई हमारे पास परीक्षण आवेश है और इसकी वैल्यू अति अल्प है, हमने ये मान लिया है। तो परिभाषा कहती है एकांक वैल्यू का होना चाहिए। तो देखिए, इसके द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल F वेक्टर है। ये हमने अपनी ओर से माना है कि मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान पर परीक्षण आवेश पड़ा है और ये F बल अनुभव करता है, तो भाई तीव्रता कितनी होगी। तो तीव्रता की परिभाषा बताएगी कि एकांक धन परीक्षण आवेश जो बल अनुभव करेगा उसे ही तीव्रता कहेंगे। तो देखिए भी, अगर Q नोट के द्वारा F वेक्टर बल अनुभव किया जा रहा है तो फिर एकांक के द्वारा कितना बल अनुभव किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि एकांक के द्वारा बल अनुभव किया जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नोट। एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल हुआ F वेक्टर अपॉन Q नोट, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगी, F वेक्टर अपॉन Q नोट। ये इसका गणितीय सूत्र निर्मित हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि अति अल्प है, और अति अल्प की स्थिति में आप इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है लिमिट कि Q नॉट टेंस टू 0 का मतलब 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू रखता है। तो ये गणितीय सूत्र बन गया है। इससे आगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है, वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही है। अभी हम चित्र से भी देखेंगे इसको, और फिलहाल हम लोग इसकी विमा ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने तीव्रता का सूत्र निर्मित किया है, E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। विमा ज्ञात करना काफी सिंपल है। E वेक्टर
कि हम बीमा ज्ञात कर रहे हैं, तो बीमा ज्ञात करते हैं MLTA, जरूरत पड़ेगी तो ए का यूज कर लेंगे। बीमा से पहले हमें इसका मात्रक बढ़ाना होगा। तो मात्रक आप देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ऐसे देखा जाए तो आप इसके नीचे कूलाम लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। कूलाम आप जानते हैं मूल मात्रकों में नहीं आता, मूल मात्रक में नहीं आता, तो कूलाम के स्थान पर हमें लिखना होगा एम्पियर गुणा में सेकेंड, क्योंकि ये आप जानते हैं किससे बनता है, Q बराबर I गुणा T सूत्र से बनता है। तो Q कूलाम, कूलाम की जगह पर I गुणा एम्पियर, T मतलब समय, समय मतलब सेकेंड मात्रक, एम्पियर गुणा सेकेंड। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और गुणा में हो जाएगा एम्पियर गुणा में सेकेंड। तो अब ये अगर आपके पास मात्रक है तो बीमा इजीली बढ़ जाएगी। देखिए केजी मास है, ये है मास, तो इसमें केजी मास है, तो केजी की पावर 1 अर्थात m की पावर 1। एल क्या है, एल है लंबाई, एल है लंबाई, तो लंबाई के लिए मीटर, अपॉन में कोई मीटर है नहीं तो पावर होगी 1। एंड टी क्या है, टाइम, तो ये सेकेंड, ये सेकेंड, तो सेकेंड की पावर होगी 3, लेकिन अपॉन में है तो पावर हो जाएगी ऊपर जाने पर -3। एम्पियर नीचे है तो -1। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब यदि हमें ये बताया जाए कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में Q आवेश स्थित है, तो इस पर आरोपित बल कितना होगा, एफ वेक्टर का मान बताइए कितना होगा। तो ये परिभाषा के दोबारा समझिए कि यह बल है खुद, लेकिन किस आवेश पर लगने वाला, एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल है ई वेक्टर। परिभाषा के अनुसार एकांक धन परीक्षण आवेश पर आरोपित विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये तीव्रता बल है। तो फिर अगर एकांक आवेश पर बल ई है तो फिर क्यू आवेश पर बल कितना है, क्यू आवेश पर बल होगा Q गुणा में E। तो ये हो गया बल का सूत्र। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में Q वैल्यू का आवेश उपस्थित है तो उस पर बल काम करेगा F इक्वल्स टू Q गुणा में E। नेक्स्ट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और किसके कारण ज्ञात करनी है, बिंदु आवेश के कारण। तो इस प्रकार के टॉपिकों में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इजी हो जाता है। ठीक, कैसे, तो सर्वप्रथम अगर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है तो किसकी जरूरत है, एक बिंदु आवेश की। तो देखिए पहली लाइन बनती है कि माना Q एक बिंदु आवेश है, माना हमारे पास बिंदु O पर Q एक बिंदु आवेश है, और इससे हमें R दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, और R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया है P। तो बिंदु P बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक काम करते हैं, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट को अपनी ओर से रख देते हैं एक बार के लिए। तो कूलाम के नियम से Q आवेश के कारण Q नॉट परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल F वेक्टर कितना हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। उम्मीद है आपने पीछे के लेक्चर देखे हैं तो आपको कूलॉम का नियम पता होगा। और इधर वेक्टर लगा है, डायरेक्शन शो की गई है, मतलब सदिश रूप में लिखा गया है, तो इधर भी सदिश रूप में लिखना होगा। तो हमने एक सदिश राशि आर कैप बना दी, लेकिन चित्र में इसकी दिशा देखिए, क्यू आवेश क्यू नोड पर किधर की ओर बल लगाएगा, दोनों धनावेश हैं, तो यह आवेश इस आवेश पर इधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर एफ वेक्टर बल लगाएगा। तो मैंने आर कैप की डायरेक्शन भी इधर की ओर मान ली है। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, आर कैप की डायरेक्शन है, ये बल की डायरेक्शन में। तो आगे ये समीकरण 1 बना दिया। और देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम तीव्रता को कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट से ज्ञात करते हैं। ये परिभाषा से है, तो F वेक्टर हमने ज्ञात कर रखा है और परिभाषा में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो E वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप और बटा में पड़ा है Q नॉट। ये F की वैल्यू होगी, बटा में Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट हो रहा है, तो E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। देखिए अगर Q नॉट बचा ही नहीं है तो हम लिमिट किसकी रखेंगे, तो लिमिट हट जाएगी यहां से। तो ये जो सूत्र बना है, ये सूत्र बन गया बिंदु P पर बिंदु O के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख सकते हैं यहां पर कि जो तीव्रता है वो 1/r² के समानुपाती है। तो E वेक्टर व R के मध्य अगर हमें आरेख बनाना हो तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहां हो जाएगा E वेक्टर और यहां हो जाएगा E यहां पर और यहां R। हमने आंकिक वैल्यू के मध्य इस ग्राफ को प्लॉट किया है। यदि हमें ग्राफ E व 1/r² में पूछा जाए तो कैसा बनेगा, E और 1/r² एक दूसरे के समानुपाती है, तो ग्राफ बनेगा मूल बिंदु से, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र और ग्राफ समाप्त हुए। अब यदि यह बिंदु आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, तो माध्यम में जो तीव्रता होगी E वेक्टर M मतलब मीडियम, माध्यम में तीव्रता जो होगी उसका सूत्र बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R² R कैप। और इसे हम लोग इस प्रकार से लिख पाएंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R² R कैप। इधर लिख देते हैं थोड़ा। तो E M वेक्टर बराबर E वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन R। ध्यान देंगे आप, तो ये पूरे का पूरा स्टेप यहां बढ़ रहा है। अगर आप इस एप्सिलॉन R को केवल छोड़ दो तो पूरी की पूरी जो वैल्यू बन रही है, ये बन रही है E निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बढ़ रही है, सूत्र बढ़ रहा है ये। तो एप्सिलॉन R अपॉन में रह गया, तो हम ये कह सकते हैं कि E M वेक्टर छोटा ही होगा E वेक्टर से। ये है निर्वात में बिंदु आवेश के कारण तीव्रता और ये है माध्यम में बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो माध्यम में तीव्रता कम ही होगी किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। ये टॉपिक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
तो इसमें एक आवेश की बजाय हमारे पास अधिक आवेश होंगे। तो अपना टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि माना Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश हैं और इन आवेशों के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस आवेश के कारण मान लेते हैं तीव्रता है E1, इस आवेश के कारण तीव्रता है E2 और इसके कारण तीव्रता है E3, ऐसी इसके कारण तीव्रता है En। कौन से बिंदु पर है ये तीव्रता है? बिंदु P पर। ये अपनी थ्योरी हो जाएगी। और एक छोटा चित्र बना लेते हैं। ये हो गया Q1 आवेश और इसके कारण बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी होगी पहले। और ये हो गया कोई Q2 आवेश, इसके कारण भी बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी। और इसी प्रकार से हमने यहां Q3 आवेश ले लिया और ये ले लिया हमने Qn आवेश और बिंदु P पर हमें इनके कारण तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P से इस दूरी को मैंने R1 मान लिया, इसको R2 और इसको R3 और इसी प्रकार इस दूरी को मान लिया Rn। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र हमने अभी अभी बढ़ाया है Q/4πε0r² ये है अभी हमारे द्वारा निर्मित सूत्र तीव्रता का। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र हमारे पास है और तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मतलब बिंदु P पर अगर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो इन सभी आवेशों के कारण तीव्रताओं का सदिश योग कर देना होगा। तो बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। अर्थात P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो बिंदु P पर सभी तीव्रताएं जो है Q1, Q2, Q3 के कारण जो तीव्रताएं हैं उन सभी का हमें सदिश योग करना होगा और हमें परिणामी तीव्रता मिलेगी। तो इस तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Q। तो अगर आप E1 की बात कर रहे हैं तो E1 Q1 के कारण है, तो Q के स्थान पर आप लिखेंगे Q1 4πε0 R²। R होती है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता भी यहां ज्ञात करनी है। आवेश किया तो आवेश से उस बिंदु की दूरी तो R1 है, तो यहां हम लिखेंगे R1² और R1 कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी तीव्रता E1 और इस दिशा में हो जाएगी तीव्रता E2 वेक्टर और इस दिशा में हो जाएगी E3 वेक्टर और इस दिशा में हो जाएगी En वेक्टर। ऐसे डायरेक्शनें हम लोग डायग्राम में शो कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम इसकी तीव्रता भी ज्ञात कर लेंगे R2² R2 कैप और फाइनली हम लोग लिख देंगे Qn/4πε0 Rn² Rn कैप। इसको सिग्मा के रूप में, सिग्मा लगाने से पहले हम देखते हैं कि इसमें ये जो टर्म है वो कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1/4πε0 कॉमन और सिग्मा के फॉर्मेट में हम इसे लिख देते हैं Ri² और Ri कैप। I जो 1 to n चलता है। तो ये जो तीव्रता है ये बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता है। तो ये सूत्र निर्मित हो गया, टॉपिक समाप्त होगा। तो तीव्रता ज्ञात करने का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिए अपने को एक समबाहु त्रिभुज है
और जिसकी भुजा की वैल्यू a है, और इसके a और b बिंदु पर, त्रिभुज के a और b बिंदु पर q मान का आवेश स्थित है, q मान का इधर आवेश स्थित है। और बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देने की बात यह है कि बिंदु A B एक बिंदु आवेश है और B भी एक बिंदु आवेश है। दोनों बिंदु आवेशों के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे और तीव्रता एक सदिश राशि है, उन दोनों तीव्रताओं का हम सदिश योग कर देंगे तो परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो इसके कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, ये तीव्रता होगी इसके कारण E वेक्टर, क्योंकि हमने तीव्रता में पढ़ा है कि यहां पर अगर आप परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में ही तीव्रता होती है। तो तीव्रता की दिशा बल की दिशा है, तो यहां अगर आप परीक्षण आवेश रख के देखेंगे तो ये आवेश इसको इधर की ओर ऐसे बल लगाएगा, E B वेक्टर और E A वेक्टर। तो जिधर की ओर बल लगाते हैं परीक्षण, जिधर की ओर परीक्षण आवेश पर बल लगता है वही तीव्रता की दिशा होती है। तो हमने दोनों तीव्रताओं की दिशा बना दी है। अब इनके दोनों के मान ज्ञात करेंगे और मान ज्ञात करने के बाद इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो A के कारण C पर तीव्रता E A वेक्टर इक्वल्स टू में परिमाण लिख देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, हमने परिमाण लिखा है। और B के कारण C पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण देखिए सेम ही परिमाण होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आवेश सेम है। आवेश भी Q है बिंदु B पर, और जो बिंदु B से C की दूरी है वो भी A है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है इसकी। तो ये होगी B के कारण C पर तीव्रता। अब हमें C पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है E वेक्टर। तो हमें E A वेक्टर और E B वेक्टर का सदिश योग करना होगा। और आप जानते हैं इन्हीं दो सदिश राशियों का सदिश योग करने के लिए समांतर चतुर्भुज विधि होती है, और इस विधि से हम लोग E A स्क्वायर E B स्क्वायर प्लस 2E A E B कोस थीटा 11th में पढ़ा है हमने। ये थीटा E A और E B के बीच का कोण होता है। चित्र में देखते हैं कितना है। E A और E B के बीच का कोण ये है, और ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये कोण 60 डिग्री का हुआ तो ये भी 60 डिग्री का हुआ, अर्थात E A और E B के बीच कोण कितने डिग्री हुआ? 60 डिग्री हुआ। और इन दोनों का परिमाण जो है वो समान है, ये हमने यहां देखा। इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो इससे रिजल्ट निकल के आता है कि A का परिमाण किसके बराबर है? B के परिमाण के बराबर है। तो इससे आगे हल करते हैं। तो E वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू E A स्क्वायर प्लस E A स्क्वायर। देखिए B का और A का परिमाण बराबर है, तो हम B के स्थान पर A लिख रहे हैं, प्लस 2E A स्क्वायर। देखिए E A पड़ा है, E A इसके स्थान पर बराबर हो गया तो हमने स्क्वायर कर दिया, और cos 60 डिग्री। तो E वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू ये दोनों, ये E A स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ गया तो E A स्क्वायर। तो यहां बचा 1, यहां भी 1, प्लस 2 cos 60 डिग्री। थोड़ा हल कर देते हैं। तो E A बाहर जाएगा यहां से, और अंदर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos 60 का मान कितना हो जाएगा?
cos 60 का मन 1/2 हो जाएगा। तो ये बना 2 से 2 कट गया, 2 और 1 3, तो √3e(a) की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, ये रही √3q/4πε0a²। ये हो गया बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तीव्रता से संबंधित दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखे हुए हैं। तो भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, वर्ग है तो चारों भुजाएं हो गई बराबर लंबाई की। आगे वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा, मतलब तीव्रता का परिमाण व दिशा दोनों ज्ञात करनी है। पहले अपने परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, फिर दिशा की चर्चा भी कर लेंगे। तो देखिए बिंदु O पर तीव्रता किसके कारण है भाई? A के आवेश के कारण भी है, B के आवेश के कारण भी है, C के आवेश के कारण भी है और D के आवेश के कारण भी है। तो इन चारों के कारण हम तीव्रता निकालेंगे और तीव्रता का सभी तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। A के कारण O पर तीव्रता E(a) वेक्टर, परिमाण लिख रहा हूं मैं यहां, मॉडुलस इक्वल्स टू आवेश कितना है 2q। देखिए प्लस और माइनस डायरेक्शन को इफेक्ट करेंगे, परिमाण को नहीं। तो हम परिमाण लिख रहे हैं तो प्लस माइनस को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे परिमाण में। तो 4πε0 डिस्टेंस A से O से D, O से C और O से B समान ही है। ये चारों दूरियां आपस में बराबर है। कितनी है उसकी चर्चा हम ही कर लेंगे। अभी हम लोग इसे लिख देते हैं O से A या OA से OA की बात है का स्क्वायर। ये हो गया परिमाण। और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? माइनस है तो माइनस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, ऐसे। ये तीव्रता होगी E(a) वेक्टर, क्योंकि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की दिशा होती है। तो यहां पर यदि आप परीक्षण आवेश लिखकर आते हैं तो परीक्षण आवेश धन आवेश है, धन आवेश को ये ऋण आवेश अपने ओर आकर्षित करेगा तो बल इधर की ओर लगा, तो इधर की ओर ये किसकी दिशा हो गई? तीव्रता की दिशा हो गई। और A के बाद B की बात कर लेते हैं। तो B के कारण O पर तीव्रता E(b) वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू B पर आवेश कितना है? प्लस का 2q। तो प्लस और माइनस की तो बात करनी ही नहीं है। और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? O से B, जबकि दोनों बराबर है तो यहां भी हम फिर OA लिख दें तो B गलत नहीं है, सही है। B की बात होगी, C की कर देते हैं। तो C के कारण O पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? EC वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू, तो C पर आवेश कितना है? Q है, 4πε0 OA²। ये दूरी इसके बराबर ही है तो OA हमने यहां लिख दिया है। हम चारों के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं। तो D के कारण O पर तीव्रता ED वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू, D पर आवेश Q है तो Q/4πε0 OA²। हमने सभी दूरियां बराबर होने के कारण सभी में OA लिखा है। परिमाण बराबर है, सभी ये दूरियां सभी बराबर है, इसलिए हमने सभी की जगह OA लिख दिया। तो अब हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इन चारों को जोड़ना है। जोड़ने से पहले हम इनकी दिशाएं प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये माइनस आवेश है तो माइनस के कारण तीव्रता इधर ही हो जाएगी, EC वेक्टर। देखिए कैसे, एक बार पुनः समझ लें आप। यहां आप रखिए परीक्षण आवेश,
जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो वहां परीक्षण आवेश को रख लें, और परीक्षण आवेश होता है धन परीक्षण आवेश रख लिया आपने। तो धन परीक्षण आवेश को ये ऋण आवेश किधर की ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अर्थात बल किधर लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा, और जिधर की ओर बल लगता है उधर की ओर किसकी दिशा होती है, तीव्रता की दिशा होती है। तो परीक्षण आवेश यहां हमने मान रखा है। तो इस परीक्षण आवेश पर यह धनावेश किधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण है। तो फिर तीव्रता की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, तीव्रता की दिशा इससे बाहर की ओर हो जाएगी। ये तीव्रता की दिशा किस पर है, यहां न बना करके अपने काम करते हैं, इस तीर को आगे बना लेते हैं यहां। तो ये तीव्रता किसके कारण है, इसके कारण है, इधर की ओर है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ई बी वेक्टर। कौन से बिंदु पर है, ओ बिंदु पर। किसके कारण है, बी बिंदु के कारण। तो इस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता किधर होगी, वापिस बल वाला कंसेप्ट समझें। ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के द्वारा इस प्लस आवेश पर इधर की ओर बल लगेगा। तो जिधर की ओर बल लगता है वही होती है तीव्रता की दिशा। तो ई डी वेक्टर की दिशा होगी। इन चारों तीव्रताओं की डायरेक्शंस को, दिशा को हमने चित्र में मेज कर दिया है, दर्शा दिया है। अब देखिए ई ए वेक्टर व ई सी वेक्टर का परिणामी ई ए सी वेक्टर मैंने मान लिया अपनी ओर से। तो ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर दोनों का सदिश योग कर दे। आपने ए और बी को ही क्यों नहीं पकड़ा, ए और सी को ही क्यों पकड़ा, चित्र से देखिए बड़ा इजी हो रहा है इन दोनों को हल करना। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट होते हैं वो एक में से एक को घटा दिया जाता है। समांतर चतुर्भुज नियम से भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अपोजिट वाला आप सीधा ही समझ सकते हैं कि अपोजिट है तो घट जाएंगे और सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। तो आप ई ए में से घटा दीजिए ई सी को, तो ये परिणामी आ जाएगा, ए और सी का परिणामी आ जाएगा। ई ए और ई सी का परिणामी आ जाएगा। तो ई ए कितना है, ई ए है 2q/4πε0 OA² माइनस सी का कितना है q/4πε0 OA का स्क्वायर। तो घटाते हैं तो लिखेंगे q/4πε0 OA का स्क्वायर। ये आ गया ई ए सी वेक्टर मॉडुलस। ई ए और ई सी का परिणामी हमने निकाल दिया है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों का परिणामी भी निकाल लेते हैं। ये परिणामी है और परिमाण लिखा है हमने, इसके साथ दिशा को मेंशन नहीं किया। दिशा की चर्चा अगर हम करें इसकी तो बड़ा इजीली समझ सकते हैं। देखिए इन दोनों में से बड़ा कोण है, इन दोनों में से बड़ा कोण है, तो आप देखेंगे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ई ए की है। तो इसका मतलब जो परिणामी होगा वो इसी दिशा में बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है, ऐसे परिणामी छोटा होगा ई ए से, तो हम यहां दर्शा देते हैं क्योंकि घटाया गया है, तो जो बचेगी वैल्यू परिणामी आएगी वो ई ए से छोटी आएगी। इधर दिखा देते हैं। तो ये है ई ए सी वेक्टर, जो आपको थोड़ा सा डार्क एरो दिख रहा है, ये है ई ए सी वेक्टर के लिए। तो डायरेक्शन इसका पता लगाना इजी है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब अपने इन दोनों को छोड़ करके शेष बचे हुए दो की बात करते हैं। वो है ई बी वेक्टर व ई डी वेक्टर का परिणामी। तो ई बी डी वेक्टर इक्वल्स टू ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। तो इन दोनों का सदिश योग करना है, सदिश रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। परिणाम निकालना है तो ई बी डी वेक्टर मॉडुलस इक्वल्स टू में, अब देखिए बड़े में से छोटा अमूमन हम घटा लेते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बी और डी में से बड़ा ये, तो इसका दुगुना है ये देखिए इसका। तो आप क्या करेंगे, ई बी में से ई डी को घटा देंगे, क्योंकि दिशा में अपोजिट है ना, इसलिए हमने घटा दिया।
तो कितना बचेगा 2q/4πε0 OA² में से q/4πε0 OA² को हम घटा रहे हैं, तो बचेगा q/4πε0 OA²। ये बच जाएगा, मतलब सेम ही वैल्यू बच गई है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम बन रही है। ये है कौन भाई? ये है EBD वेक्टर मॉडुलस। तो इससे आगे हल करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, इन चारों को मिटाते हैं। EB वाली वैल्यू के साथ 2 लगा हुआ है और ED के साथ 2 नहीं है, तो EB बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो फिर परिणामी भी बड़े की दिशा में ही होगा। तो ये हो गया परिणामी। ये जो बड़ा एरो, थोड़ा बोल्ड एरो दिख रहा है आपको ज्यादा मोटाई का, ये है EB और D, EBD इन दोनों का परिणामी है। थोड़ा सा ध्यान से देख ले, दिख जाएगा चित्र में आपको। तो अब इन दोनों का अपने को परिणामी निकालना हो। ध्यान दीजिए, हमारे पास 4 दिशाएं थी, 4 तीव्रताएं थी, 4 में से 2 को हमने जोड़ा, इनका परिणामी निकाला, 2 को जोड़ा, इनका परिणामी निकाला। अब इन दोनों परिणामी को जोड़ेंगे तो इन दोनों का परिणामी आएगा, फलस्वरूप चारों का परिणामी आएगा। देखिए EAC वेक्टर व EBD वेक्टर का परिणामी EABCD वेक्टर क्या कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर। तो EAC वेक्टर प्लस EBD वेक्टर, इन दोनों का सदिश योग करना है। यहां आपने देखा था कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी तो माइनस लगा लिया था, यहां भी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, माइनस लगा लिया था। लेकिन इन दोनों बोल्ड एरो की डायरेक्शन ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो यहां ना तो आप माइनस लगा सकते हैं ना प्लस लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज नियम ही हेल्प कर सकता है। तो आप जानते होंगे ये कोण होता है 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 का, ये भी 45 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा? 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो फिर इन दोनों में कोण कितने डिग्री का बढ़ गया है? 90 डिग्री का बढ़ गया है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? लंबवत है। तो इस स्थिति में आप समांतर चतुर्भुज नियम की मदद लेंगे तो फिर आपके पास निकल के आएगा EAC² प्लस EBD² प्लस 2 EAC और EBD cos 90। 90 इन दोनों के मध्य का कोण हो गया। अब इधर देखिए EAC का वैल्यू क्या है? ध्यान से देख लें, q/4πε OA² और EBD का वैल्यू क्या है? q/4πε0 OA², सेम वैल्यू है। इसका मतलब इन दोनों का जो परिमाण है वो समान है, तो परिमाण समान है। यहां मैं लिख देता हूं EAC और EBD दोनों का परिमाण समान है। तो परिमाण समान है तो इसको अपने इस प्रकार से लिख पाएंगे, EAC² प्लस EAC²। ध्यान दीजिए परिमाण समान है तो हमने इसके स्थान पर भी AC लिख दिया है, प्लस 2EAC², इसके स्थान पर भी EAC लिख दिया, स्क्वायर हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल स्टेप 0 हो चुका है। तो बचेगा क्या? EAC² 2 बार 2EAC²। थोड़ा और हल कर देते हैं तो √2 EAC, ये क्या है? ये परिणामी तीव्रता है। मान रखते हैं थोड़ा अभी इसमें। तो परिणामी तीव्रता EABCD तो √2
EAC का मान कहां से लाएंगे? EAC बराबर है EBD के, और EBD का मान है Q/4 एप्सिलॉन नॉट OA स्क्वायर। ये मान हो गया। अब आपको Q की वैल्यू दी हुई है क्या? Q की वैल्यू नहीं दी हुई, Q के रूप में रह जाएगी। OA का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये भी कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। ये कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 के सामने कौन है? कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 2 सेंटीमीटर। तो आप लंब या आधार में से ये लंब मान लो, ये लंब मान लो, एक ही बात है, क्योंकि 45 कोण है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो आप OA का मान कैसे निकालेंगे? देखिए इधर त्रिभुज बना देता हूं मैं, ये वाला, ये रहा त्रिभुज, और ये O बिंदु हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये 45 डिग्री का कोण हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री सामने ये हो गया कर्ण। तो ये 45 डिग्री के सामने कौन हो गया? लंब हो गया। ये कौन हो गया? कर्ण हो गया। और आप लंब और कर्ण में रिलेशन बताइए क्या होता है। तो आपको पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो आपको लंब याद करना है, तो लंब बराबर K साइन थीटा 45 डिग्री है। तो कर्ण कितना है? 2 सेंटीमीटर गुणा साइन 45 1/√2। तो कर्ण कितना बन के आता है? 2/√2। तो ये कितना हुआ? ये हुआ √2। कैसे हुआ? शायद समझ गए होंगे। 2 को मैं √2 लिखा, और बटा में √2 आया, और ये कट गया आपस में, ये हो गया। राइट मोड़ कितना हुआ? आपको पता होगा 2 को अपने √2 लिख सकते हैं, और √2 से √2 कट गया, तो ये √2 बच गया इन सेंटीमीटर। तो ये आ गया लंब, और लंब कौन है? OC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि OC, OB, OA, OD चारों एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिर आप इसे OA भी तो कह सकते हैं, क्योंकि चारों बराबर ही है। तो OA की वैल्यू मिल गई है आपको। तो अब आप इस सूत्र की मदद से EABCD लिखेंगे √2 Q/4 एप्सिलॉन नॉट √2 का स्क्वायर। तो ये बन गया √2 Q/4 एप्सिलॉन नॉट 2। तो आप इसे काट भी सकते हैं, इसे काटेंगे तो यहाँ √2 बच जाएगा, ये हट जाएगा यहां से। तो ये आपके पास परिणामी तीव्रता आई है। दिशा बहुत सिंपल है। देखिए इसका परिमाण समान है। EAC और EBD का परिमाण समान है। परिमाण समान है तो 11th का स्मरण कीजिए, आपको याद आएगा परिणामी इन दोनों के एकदम बीच में से बनेगा। ये 90 है, 45 ऊपर 45 नीचे। तो देखिए ये कोण 45, ये कोण 45, तो ये कौन से कोण हो गए? ये हो गए एकांतर कोण। और एकांतर कोण है तो ये भुजा किसके समांतर होगी? इसके समांतर होगी। इसका मतलब जो परिणामी की दिशा है EABCD की जो दिशा है वो ABA या AB के समांतर होगी। ये दिशा ज्ञात हो गई, सिंपल सा। ये दोनों की परिमाण समान है तो परिणामी एकदम बीच में से पड़ेगा। ठीक है, सीधा शॉर्टकट है। वैसे आप दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो समांतर चतुर्भुज नियम के आप सूत्र के टॉपिक के अंदर 11th में पढ़ चुके हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आप, मैं चाहूंगा कि 2 बार देखें तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो भी बहुत कम बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है। तो अगर इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इन वीडियो लेक्चर का आप बहुत कम फायदा ले पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप आज दिया गया होमवर्क, आज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे अभी, वो अच्छी तरह से ईमानदारी से करें और मुझे व्हाट्सएप करें।